वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 7 तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास का नेचर है कि लेक्चर डिलीवर किया जाए और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ आपको करवाए जाएं ताकि टॉपिक की एक बेहतर समझ आपके मन मस्तिष्क में विकसित हो सके। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि हिमालय तंत्र हमारा रनिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमने पार्ट 2 तक दे दिया है, 2 पार्ट दे दिया है। आज हम लोग पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। पार्ट 2 में मैंने ट्रांस हिमालय ऑलरेडी करवा दिया है, तो आज की क्लास में ट्रांस हिमालय का विषय नहीं होगा। आज हम लोग ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और इनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे। तो फटाफट बच्चों आ जाओ, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास की शुरुआत कैसे होने वाली है। तो पहले यानी एमसीक्यूज़ में पहुंचने से पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं, चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आप ग्रेट हिमालय का देखें। तो बच्चों, ग्रेट हिमालय में मैंने आपको बताया था कि एक सतत श्रेणी है जो कि इधर ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय का पूरा क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय के बाद नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक ये सतत श्रेणी के रूप में विस्तृत है क्या, हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय का जो मुख्य विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, इस चीज़ को देखते जाएं, हर बात को नोट करते जाएंगे। यानी नंगा पर्वत से नामचा बारवा। तो नंगा पर्वत किधर है, पश्चिम में, और नामचा बारवा कहाँ है, पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास। ये इसका मुख्य विस्तार हुआ। अब अगर मैं कह दूं कि ये मुख्य विस्तार लगभग कितने का है, तो लगभग 2500 किलोमीटर का ये ग्रेट हिमालय का विस्तार है। बच्चों ध्यान में रखना है, इस ग्रेट हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री के नाम से या महान हिमालय हिंदी में कहते हैं, इत्यादि नामों से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हिमालय श्रृंखला में कई बार जब हिमालय शब्द की बात होती है तो इसका मतलब ही होता है ग्रेट हिमालय की चर्चा हो रही है। अच्छा, थोड़ी सी और बात को सीखें। इधर आपको क्या मिला, नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत से किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के रूप में पाकिस्तान में जो विस्तार है वो किसका है, हिमालय का ही है। हिमालय का ही विस्तार किरथर और सुलेमान श्रेणियों के रूप में है। तो ये प्रश्न कभी आ जाए तो ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ किसका विस्तार हैं, तो हिमालय का विस्तार है। इसके बाद देखें कि यहाँ पर नामचा बारवा के पास एक अक्ष संघीय वलन, जिसको हम लोग सेंटेक्टिकल बेंड बोलते हैं, लेते हुए ये हिमालय की श्रेणियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से इधर की ओर विस्तृत हैं और इनका विस्तार आगे चल के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। बीच का ये क्षेत्र समुद्र से आच्छादित है। तो ये इसका विस्तार है, किंतु मुख्य विस्तार यहाँ से यहाँ तक ही माना जाता है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक। तो एक बात क्लियर हो गई, विस्तार से संबंधित बातें आपने सीख ली। उसके बाद एक शब्द होता है एमसीटी, जरा इसको जानिए ये क्या है। देखिए बच्चों, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ट्रांस हिमालय की विभिन्न श्रेणियाँ हैं जो श्रृंग और गर्त में कुछ ऊंची कुछ नीची ऐसे विस्तृत हैं। इसके बाद ये ग्रेट हिमालय की, आपको पता है कि ग्रेट हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ विस्तृत हैं। तो ग्रेट हिमालय की ये चोटियाँ हो गई, तो इनके बीच में कुछ न कुछ ट्रांजिशन जोन होगा। इसी तरह से ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य भी एक ट्रांजिशन जोन है। इस ट्रांजिशन जोन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, MCT, और इसका मतलब क्या है, मेन सेंट्रल, ये सब नोट कर लीजिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये है MCT का। तो MCT क्यों यहाँ पर जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो ट्रांजिशन जोन का विस्तार है उसे हम क्या नाम देते हैं, MCT।
क्या नाम देते हैं? MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको आप लिख लीजिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT मुख्यतः किसके किसके मध्य है? तो ध्यान में रखना है बच्चों, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय। किसके मध्य है? लघु हिमालय। अब आ जाए एक तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? ध्यान रखना है बच्चों कि ग्रेट हिमालय में ही हिमालय तंत्र की सर्वोच्च चोटियां पाई जा रही हैं। हिमालय तंत्र की सर्वोच्च चोटियां जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि कंचनजंगा, जैसे कि मकालू, धौलाधर, इस तरह से जितनी सर्वोच्च चोटियां हैं विश्व की, वो ग्रेट हिमालय में ही प्राप्त हो रही हैं। बल्कि यूं कहें कि हिमालय तंत्र की सर्वोच्च चोटियां या विश्व की सर्वोच्च चोटियां ये हिमालय में, ग्रेट हिमालय में ही प्राप्त हो रही हैं। तो ग्रेट हिमालय में कुछ चोटी ज़्यादा ऊंची है, कुछ कम है। तो इसका मतलब औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 6100 मीटर, किलोमीटर नहीं, 6100 मीटर, 6100 मीटर ये है ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए सदैव ध्यान रखना, जो मैं बात बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्नो लाइन और ट्री लाइन। थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं तो फिर ग्रेट हिमालय में स्नो लाइन और ट्री लाइन को हम समझ लेते हैं पहले, फिर मैं इसके ग्रेट हिमालय के परिप्रेक्ष्य में ये बात करूंगा। है क्या मामला कि स्नो लाइन कहती है कि जैसे कोई पर्वत है, ये देखिए जैसे ये पर्वत है, तो इस पर्वत के किस हिस्से के बाद के ऊपर बर्फ की अब स्थिति प्राप्त होने लगती है। तो जो ये निचला तल है यही क्या है? स्नो लाइन है। ये क्या है? स्नो लाइन। सपोज दैट इस आकार में यहाँ के ऊपर बर्फ की प्राप्ति होने लगती है, बर्फ आच्छादित होने लगती है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गई? स्नो लाइन, राइट। अब आप देखो जरा थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हमने कि यहाँ पर दूसरा पर्वत बनाया और यहाँ पर हमने स्लो लाइन कुछ ऐसे दिखाई, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? देखिए जरा थोड़ा सा दोनों में समझें कि हम इस पर्वत के संदर्भ में ये बात कहेंगे कि स्नो लाइन समुद्र तल से कम ऊंचाई पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पर क्या कहेंगे? समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर प्राप्त हो रही है, क्योंकि ऊंचाई अर्थात एल्टीट्यूड को हम लोग सदैव किस पर मापते हैं? समुद्र तल पर। किस पर मापते हैं? समुद्र तल पर। तो ये इसका मतलब हुआ। अब देखिए जैसे ही स्नो लाइन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे हमें बर्फ मिलेगी, जब बर्फ मिलेगी तो पेड़ नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्नो लाइन है उसके नीचे ही ट्री लाइन है। तो अगर किसी जगह पर स्नो लाइन चोटी की ऊपर है, चोटी की ओर अधिक ऊपर है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर ट्री लाइन भी अधिक ऊंचाई तक है। ट्री लाइन क्या है? अधिक ऊंचाई तक है। देखिए समझिए, स्नो लाइन अधिक ऊंचाई पर है और ट्री लाइन अधिक ऊंचाई तक है। इसकी तुलना में देखा जाए तो इस पर्वत की क्या स्थिति है? इसकी ट्री लाइन कम ऊंचाई तक है, क्योंकि शीघ्र ही बर्फ का जमाव प्रारंभ हो रहा है। हम ये कहेंगे कि कम ऊंचाई पर ट्री लाइन है और कम ऊंचाई पर ही स्नो लाइन है, क्योंकि स्नो लाइन प्रारंभ हो गई। अब देखिए ये बात मैंने क्यों समझाई? क्योंकि हिमालय का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये हिमालय का क्या है? पश्चिमी क्षेत्र है, और ये हिमालय का कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है। तो स्थिति प्रश्न कहाँ से बनाता है कि पश्चिमी क्षेत्र की ट्री लाइन पूर्वी क्षेत्र की तुलना में है क्या? तो एक बात को आप समझें, देखिए दक्षिण पश्चिम के मानसून की वजह से, और आप देखिए कि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा की तुलना में, अगर मैं यहाँ पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री खींच दूँ, पूरा मैप बनाना संभव नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन समझ लें कि 0 डिग्री का अक्षांश भूमध्य रेखा अगर मैं यहाँ पर खींच दूँ, तो ये एरिया आप देखिए भूमध्य रेखा के नज़दीक है और ये दूर है। इसका मतलब कि सापेक्षित रूप से गर्मी इस क्षेत्र में अधिक होगी। इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होगी, तो इसका मतलब ये है
कि बर्फ़ ऊंचाई पर जाके जमना शुरू होगी। यानी ये वाला चित्र है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप पूर्व वाले एरिया में देखें, बर्फ़ अधिक ऊंचाई पर जमना शुरू होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे कि ट्री लाइन अधिक ऊंचाई तक है और स्नो लाइन ऊपर की ओर है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन पश्चिम में क्या स्थिति है, ये भूमध्य रेखा से दूर है। इसका मतलब कम ऊंचाई पर ही बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी, बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन और स्नो लाइन पूर्वी हिमालय की तुलना में नीचे है। कैसी है? नीचे है। तो इससे अगर सवाल बना तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अर्थात नीचे है यानी कम ऊंचाई पर है, यानी कम ऊंचाई पर ही पेड़ समाप्त हो जाएंगे और बर्फ़ क्या होंगे, आच्छादित होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है ट्री लाइन और स्नो लाइन। अब अगली स्लाइड की कुछ इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर दूं। ग्रेट हिमालय में ही आप सर्वोच्च चोटियों के संदर्भ में थोड़ा सा जान लें। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। कौन सी है? एवरेस्ट है। इसके बाद क्या है? सिक्किम के क्षेत्र में है कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? मकालू, जो कहाँ पर है? मकालू जो कहाँ पर है? ये नेपाल में ही है। एवरेस्ट कहाँ पर है? ये भी नेपाल में ही है। तो देखिए ये है हमारा नेपाल, नेपाल में ये एरिया है एवरेस्ट का। तो इसका यही क्रम है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। उसके बाद कौन सी है? कंचनजंगा। और उसके बाद कौन सी है? मकालू। अगर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और 8,598 बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखने की याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये ध्यान में रखें कि ये 8,598 मीटर शायद कंचनजंगा की है। मकालू का एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान में नहीं रखना है। 8,400 समथिंग के आसपास इसका भी है, मीटर ऊंचाई है। तो ये इसका क्रम है। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए, इसके बाद क्या है? धौलाधर। क्या है? धौलाधर। तो ये इसकी सर्वोच्च चोटियां हैं। अगर ये क्रम आपको पता है तो आप अपना क्वेश्चन निकाल देंगे। इसके बाद देखिए ग्रेट हिमालय की एक विशेषता ये है कि भारत के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जैसे देखिए गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गई, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गई, अमरनाथ गुफा, तो ये कहीं ना कहीं ये सब के सब ग्रेट हिमालय में ही प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब एक सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उत्तर भारत के प्रमुख पर्वतीय तीर्थ स्थलों का स्थल है? तो हम किसको मारेंगे, किस चीज़ को चुनेंगे? ग्रेट हिमालय। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ग्रेट हिमालय। यानी ग्रेट हिमालय में ही प्रमुख तीर्थ स्थलों की अवस्थिति है। ठीक, अब देखें ग्रेट हिमालय में बड़े बड़े हिमनदों की प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ पर देखें ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में मैंने आपको नुब्रा घाटी में दिखाया था सियाचिन ग्लेशियर, इसी तरह से बाल्टेरो और बिफायो जैसे ग्लेशियर। तो इसी तरह से ग्रेट हिमालय में भी यमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो इन ग्लेशियर के होने से फ़ायदा क्या होता है कि सदा नीरा नदियों का उद्गम होता है। सदा नीरा नदियों का क्या अर्थ है? जो कि वर्ष के 12 महीने जल प्राप्त करती हैं और सतत रूप से प्रवाहमान रहती हैं, जैसे कि गंगा, जैसे कि यमुना, इस तरह की ये सदा नीरा नदियाँ। अब देखिए गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में होता है और ये पंच प्रयागों का कॉन्सेप्ट है। तो जब मैं अपवाह तंत्र में आऊँगा तो इस चीज़ को स्पष्ट करूँगा कि किस तरह से पंच प्रयाग की सभी ट्रिब्यूटरीज मिल करके फाइनली गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। लेकिन अभी आपको ग्रेट हिमालय के फीचर के रूप में देखना है कि उत्तर भारत की प्रमुख सदा नीरा नदियों का उद्गम भी कहाँ है? ग्रेट हिमालय है। इसके बाद एक बहुत अच्छी जानकारी आप ले लें कि ग्रेट हिमालय, देखिए ग्रेट हिमालय और
लघु हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल ये वाली, इसी के मध्य एक घाटी है जिसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। यानी जहाँ पर श्रीनगर है कश्मीर घाटी में ही है। और ये कश्मीर घाटी पीर पंजाल अर्थात लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य है। तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं झेलम और चेनाब। तो झेलम और चेनाब की घाटी क्षेत्र में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। और ये कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है जिसमें लगभग 80 से 90% कार्बन की उपस्थिति है। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त होता है और भारत में ये एकमात्र जगह है झेलम और चेनाब नदी की घाटी जो जहाँ से कि एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयले का उत्पादन किया जाता है। बाकी भारत के शेष भाग से जैसे छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है और नेवेली की खान है तमिलनाडु की, जैसे नेवेली की खान लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी इत्यादि बिटुमिनस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन कश्मीर घाटी कैसे कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। तो मेरे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे बिल्कुल भूलेंगे नहीं, नोट करते जाइए। अब अगले क्रम में आगे बढ़ें। अब देखिए लगे हाथ यहीं पर कश्मीर घाटी के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखिए कश्मीर घाटी की अब स्थिति यहाँ पर नॉर्मली जान लें कि ये है। दरअसल क्या है कि ग्रेट हिमालय, ये जो मैं इसको ग्रेट हिमालय के रूप में दिखा रहा हूँ। ये ग्रेट हिमालय चूँकि सतत श्रेणियों में है, श्रृंग और गर्तों में है, तो इसलिए आप इसको जान लें। इसके बाद लघु हिमालय की जो श्रेणी है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत, ये असतत है, सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूड है। जैसे पीर पंजाल फिर थोड़ा सा गैप हो गया, धौलाधर इस तरह से। तो ये मैंने क्या कहा कि ये है पीर पंजाल और ये क्या है ग्रेट हिमालय। इसके मध्य में ही कश्मीर घाटी की अब स्थिति है। ठीक, तो पहली अब स्थिति आपने समझ लिया कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी की अब स्थिति है। ठीक, अब देखिए कश्मीर घाटी के संदर्भ में एक शब्द लगाया जाता है, ये अभिनति। अभिनति घाटी का उदाहरण है। कैसी घाटी का? अभिनति घाटी का। तो ये अभिनति घाटी का क्या अर्थ है? देखिए है क्या, मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे कोई पर्वत श्रृंखला ऐसे चली और दूसरी पर्वत श्रृंखला भी कुछ ऐसे चली, तो ये जो धंसा हुआ भाग है, ये जो धंसा हुआ भाग है, इसे हम लोग सिंक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन, सिंक्लाइन बोलते हैं। और ये जो उठा हुआ भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। तो हिंदी में इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिनति। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अपनति। तो अभिनति और अपनति, तो अभिनति घाटी का उदाहरण है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक तरफ ये क्या है पीर पंजाल की श्रेणियां हैं और दूसरी तरफ क्या है ये ग्रेट हिमालय की श्रेणियां हैं और इसी के मध्य क्या है कश्मीर घाटी। तो ये एग्जाम्पल किसकी हो गई? अभिनति घाटी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं। अब कश्मीर घाटी में बच्चों दो प्रमुख झीलें हैं, एक है डल और एक है वुलर। ये भी कश्मीर घाटी में है। तो डल और वुलर के संबंध में थोड़ी सी बातों को आप सीख लें। डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है? हाउस बोट के लिए। कश्मीर में हाउस बोट बनाई जाती हैं, ऐसी नाव बनाई जाती हैं जो कि घर की तरह हैं और उनमें काफ़ी दिनों तक लोग रहते हैं और पर्यटकों के लिए इसी हाउस बोट में बैठा करके खूब यात्रा कराई जाती है और रात्रि निवास करते हैं, यानी एक तरह से रेस्टोरेंट और होटल का भी काम करते हैं। अच्छा, डल और वुलर दोनों की दोनों कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। वुलर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर कैसी झील है? सबसे बड़ी झील है। कैसी?
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये झील के संदर्भ में आपने देख लिया इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी चीज़ आपको दिख रही होगी करेवा। ये करेवा क्या है? दरअसल ये एक मिट्टी है। करेवा एक मिट्टी है, लेकिन कैसी मिट्टी है? हिमोड़ मिट्टी है। हिमोड़ यानी हिम के अपवहन और निक्षेपण से बनी हुई ये करेवा मिट्टी है, और ये कश्मीर घाटी में ही मुख्य रूप से पाई जाती है, और ये केसर के उत्पादन के लिए अत्यंत उपयोगी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेवा मिट्टी की मुख्य अवस्थिति कहाँ है? कश्मीर घाटी में, जो किसके लिए उपयोगी है? केसर के उत्पादन के लिए। दरअसल एक जिला है पुलवामा जिला के एक स्थान है पैम्पोर। कौन सा स्थान है? पैम्पोर। यहाँ पर केसर का खूब ज़बरदस्त उत्पादन किया जाता है। देखो मेरी हैंड राइटिंग मत जाना, क्योंकि मैं पेन पैड में लिखना हूँ, तो लिखने का ज़्यादा अभ्यस्त नहीं हो पाया, और इसमें राइटिंग पता नहीं क्यों ख़राब बनी रही है। आप अपने कंटेंट को देख लें। हाँ बच्चों, एक चीज़ और बताना है कि मैं वीडियोज़ लगा के दो एक क्लासेस मैंने आपको दिया है, लेकिन फाइल इतनी लंबी हो जा रही है 5 से 6 GB की, कि उसको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब ठीक नहीं है कि वीडियो दें कि ना दें, इंटरेक्टिव बोर्ड है कि नहीं। आपके लिए मैंने इतना संसाधन जोड़ लिया है, और दैट्स इनफ। आप कंटेंट पर देखें कि आपके कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो आपका स्वागत है, आप अपनी क्लास को कंटिन्यू रखें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लें। यहाँ 2 प्रमुख जनजातियाँ हैं, गुज्जर एवं पकरवाल। कैसी जनजातियाँ हैं? 2 प्रमुख जनजातियाँ हैं, गुज्जर एवं पकरवाल। मैं थोड़ा सा कुछ मिटाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये मिट जाए तो बेहतर है, लेकिन अभी मुझे अच्छा, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। चलो, सब मिट गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, ये गुज्जर और पकरवाल दरअसल कई बार आपको बकरवाल के नाम से भी ये जनजातियाँ मिलेंगी। कश्मीर की 2 महत्वपूर्ण, अभी कठुआ कांड में इनका खूब नाम आया था, गुज्जर और बकरवाल या पकरवाल, ये जनजातियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। दरअसल है क्या कि लघु हिमालय, जैसे ये लघु हिमालय, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। लघु हिमालय की ये श्रेणी है मान लीजिए, और ये क्या है? ग्रेट हिमालय की। ये मान लीजिए लघु हिमालय तो क्या होगी? पीर पंजाल। तो इसके ढालों पर क्या होते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, जिन्हें हम लोग मर्ग नाम देते हैं। और इसी के साथ इन्हीं ढालों के सहारे ये लोग क्या करते हैं? पशुपालन का काम करते हैं, पशुचारण का काम करते हैं। और गुज्जर बकरवाल जनजातियों का सबसे बड़ा योगदान है पश्मीना नामक बकरी का पालन। और ध्यान रखना, ये भेड़ नहीं, ये बकरी है। विश्व में सर्वोत्तम गुणवत्ता का ऊन पश्मीना बकरी से ही उत्पादित होता है, जिसका पालन पोषण कौन करते हैं? गुज्जर एवं पकरवाल जनजाति के लोग। तो ये जो गुज्जर और पकरवाल मूलतः कहाँ पर हैं? कश्मीर घाटी के आसपास रहने वाली ये प्रमुख जनजातियां हैं। अब ध्यान रखना है बच्चों, यहीं पर लगे हाथ में समझा देता हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड के क्षेत्र में ऐसे ही चलवासी पशुचारण का कार्य करने वाली एक जनजाति है, जिसे हम लोग भोटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोटिया। और याद रखना, ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है कि भोटिया की अवस्थिति कश्मीर में है या यहाँ है, गुज्जर पकरवाल की कश्मीर में है या हिमाचल या उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना है कि हिमाचल में भोटिया हैं, और यहाँ पर ये कौन है? गुज्जर एंड बकरवाल या पकरवाल जनजातियाँ यहाँ पर हैं। और ये क्या करती हैं? पश्मीना नामक बकरी का पालन पोषण करती हैं, भेड़ भी चराती हैं ये जनजातियाँ, और इस पश्मीना से उत्तम गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है। ठीक, इसी तरह से एक जनजाति और है, मैं लगे हाथ आपको बता दूं। ये देखिए, ये है सिक्किम का क्षेत्र। तो यहाँ पर चलवासी पशुचारण का, नोमैडिक हार्डिंग का काम करने वाली एक जनजाति है लेपचा।
लेपचा, तो ये भी इसी कैटेगरी में आती है। तो लेपचा की मुख्य अवस्थिति कहाँ हो गई? कश्मीर। उत्तराखंड और हिमाचल में किसकी अवस्थिति हो गई? भोटिया जनजाति की। और जम्मू कश्मीर में किसकी हो गई? गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति की। तो यहाँ से आपने देखा कि प्रमुख झीलों के बारे में हो गया, करेवा मिट्टी के बारे में जान लिया, ये किसके लिए उपयोगी है? ये केसर के उत्पादन के लिए, साथ ही साथ कुछ सेब और ड्राई फ्रूट्स का भी उत्पादन करने में उपयुक्त है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग करेवा का किसके लिए है? केसर के लिए, केसर के उत्पादन के लिए। गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति के बारे में आपने देखा। तो ये प्रमुख जानकारी मैंने आपको दी कश्मीर घाटी के संदर्भ में। तो फिर से एक बात समझ लें कि कश्मीर घाटी मूलतः कहाँ है? मूलतः कहाँ है? यानी पीर पंजाल श्रेणी और ग्रेट हिमालय के मध्य, ग्रेट हिमालय के मध्य कौन है? कश्मीर घाटी। प्रमुख झीलें देखा, करेवा देखा, मिट्टी है ये, गुज्जर बकरवाल देखा। अब आगे बढ़े, अब थोड़ा सा लघु हिमालय के संदर्भ में जान ले। देखिए लघु हिमालय का मुख्य विस्तार कैसे है? यानी ग्रेट हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय असतत श्रेणियों के रूप में विस्तृत है। कैसे है? असतत श्रेणियों के रूप में विस्तृत है। पूर्व की ओर जाकर के ये शिवालिक से मिल जाता है, शिवालिक की श्रेणियां आके इसमें चिपक जाती हैं। लेकिन पश्चिम की ओर आप इसको समझ लें, पश्चिम की ओर पहली श्रेणी जो है वो कौन सी है? पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। दूसरी श्रेणी क्या है? धौलाधर। धौलाधर। और ये धौलाधर की मुख्य अवस्थिति कहाँ पाई जाएगी बच्चों? देखो पीर पंजाल की मुख्य अवस्थिति का संदर्भ JNK जम्मू एंड कश्मीर, और धौलाधर का मुख्य संबंध कहाँ से हो जाएगा? धौलाधर का मुख्य संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड, प्लस उत्तराखंड। और मेन चीज हिमालय, हिमाचल में धौलाधर की उपस्थिति है। उत्तरांचल के क्षेत्र में यानी उत्तराखंड में इसे हम लोग यानी मध्य हिमालय की ही श्रेणी को हम लोग नाग टिब्बा के नाम से जानेंगे। और नेपाल के क्षेत्र में जो मध्य हिमालय का विस्तार है उसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको पश्चिम से पूर्व देखनी होगी, क्योंकि इसको लगाने के लिए, क्रम लगाने के लिए भी प्रश्न बन सकता है। तो लघु हिमालय का मुख्य विस्तार आपने क्या देखा? ये जो मैंने आपको डिफाइन किया कि यानी पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत की पहाड़ियों के रूप में लघु हिमालय हमारा विस्तृत है। लघु हिमालय को हम लोग लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये कई नामों से है, तो ये सब ध्यान रखना है। इसकी औसत ऊंचाई की जब बात आती है तो लगभग 4000 मीटर से 4500 मीटर के मध्य इसकी औसत ऊंचाई प्राप्त होती है। औसत ऊंचाई का अर्थ क्या है? मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई सीरीज़ है तो उसमें अलग अलग प्रकार ऊंचाई की चोटियाँ हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो उन सब को जोड़ करके उनकी नंबर ऑफ पीक से अगर हम भाग दे दें तो एवरेज निकल आता है, वही है एवरेज हाइट। तो ये इसका डेटा हो गया। अब इसकी प्रमुख श्रेणियाँ मैंने आपको बताई कि पीर पंजाल, धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल के क्षेत्र में महाभारत श्रेणी के रूप में यह विस्तृत है। मर्ग एवं बुग्याल क्या चीज़ है? अब देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, फिर से देख ले कि जैसे ये लघु हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय की श्रेणी है। तो लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान, लघु हिमालय के ये उत्तरी ढाल में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? कश्मीर के क्षेत्र में मर्ग के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम लोग हिमाचल और उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जानते हैं। इन घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? बुग्याल। ठीक, अभी अभी मैंने आपको दिखाया है कि लघु हिमालय के उत्तरी ढालों में और ग्रेट हिमालय की इस दक्षिणी ढालों पर उत्तराखंड और हिमाचल के क्षेत्र में जो प्रमुख जनजाति नोमैडिक हार्डिंग का काम करती है वो कौन सी है? भोटिया।
तो बड़ी प्रमुख जनजाति है, पिछली स्लाइड में भी आपको मैंने डिफाइन किया। ये भी लघु हिमालय की विशेषता के रूप में आएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेट हिमालय की स्थिति क्या है कि जितने भी महान वो धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक महत्व के स्थल है, वो ग्रेट हिमालय में पाए जा रहे हैं। लेकिन लघु हिमालय की श्रेणियों में महत्वपूर्ण हिल स्टेशन पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है और इन पर चीज़ों को डेवलप करना आसान है। तो जैसे आप देखें, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल इत्यादि, ये हिमाचल में है और ये नैनीताल कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। तो ये सारे हिल स्टेशन लघु हिमालय की श्रेणियों में ही पाए जाएंगे, क्योंकि इनको विकसित करना आसान होता है। तो ये भी एक लघु हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई, पहले एक बार फिर से देख लें। लघु हिमालय का डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके बाद कश्मीर घाटी का डिटेल बताया था। इससे पहले मैंने ग्रेट हिमालय के संबंध में आपसे कुछ बातें की। ठीक, अब इन्हीं से रिलेटेड अब आपको कुछ मॉक देना है। बहुत ही आसान 7-8 क्वेश्चन हैं और आराम से बिल्कुल दे लीजिए। अब चुटकी में आप चुटकी बजाते ही इन सवालों को निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कश्मीर घाटी एक उदाहरण है सम अपनति का। ये मैंने क्या लिख दिया, अब ध्यान रखना, अपनति का मतलब एंटी सेंक्लाइन और सम अभिनति का दोनों का, और इनमें से कोई नहीं। आंख बंद करके आप मारेंगे, बी को टिक मारेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी अभी मैंने बताया है कि सम अभिनत घाटी का उदाहरण है। और कैसे है, पिछली स्लाइड में मैंने आपको डिफाइन किया। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है, रावी नहीं है, सतलज नहीं है, सिंधु नहीं है, कौन है, झेलम। कौन है, झेलम। कश्मीर घाटी, देखिए इधर ग्रेट हिमालय है और इधर पीर पंजाल है और इधर ये कश्मीर घाटी है, और इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, झेलम। आगे आ जाए। ये कूट संरचना का प्रश्न है। हिमोड़ मिट्टी करेवा केसर के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। पुलवामा का पंपोर नामक क्षेत्र केसर का मुख्य उत्पादक है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है, सी। आगे बढ़ें फटाफट। गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं, सब पता है कि जम्मू कश्मीर में, मैंने अभी आपको पूरा डिफाइन किया। अब आगे आ जाएं फटाफट। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करें। नाग टिब्बा महान हिमालय की श्रेणी है, गलत। नाग टिब्बा लघु हिमालय की श्रेणी है। अभी मैंने आपको बताया था कि लघु हिमालय कैसे, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत के रूप में विस्तृत है। तो ये महान हिमालय का तो पार्ट हुआ नहीं। कथन 2 क्या कह रहा है, नाग टिब्बा का मुख्य विस्तार उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड में जो मध्य हिमालय की श्रेणी विस्तृत है उसे ही नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब कथन 1 गलत हुआ और कथन 2 सही हुआ। कथन 1 गलत, कथन 2 सही। इसका सही जवाब है बी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ें। जम्मू से कश्मीर घाटी जाने के लिए किस श्रेणी को पार करना पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए, यहाँ पर मैंने एक श्रेणी आपको बताई थी ना, पीर पंजाल। क्या है ये, पीर पंजाल। इसको ऐसे देख लें कि ये पीर पंजाल श्रेणी के इधर और ग्रेट हिमालय की श्रेणी के मध्य क्या है, कश्मीर घाटी। लेकिन इसके इधर क्या है, जम्मू। तो जम्मू और श्रीनगर ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। श्रीनगर, और गर्मी के दिनों में श्रीनगर राजधानी हो जाती है। अब जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित राज्य बन चुका है। तो जम्मू पीर पंजाल के दक्षिण में है और ये उत्तर में है। तो इसका मतलब अगर हम जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए जाएं तो किस श्रेणी को पार करेंगे, पीर पंजाल को पार करेंगे। अब अगला सवाल देखिए, ये भी कूट संरचना का है। कथन 1 पढ़िए। पश्मीना बकरी के बाल से उत्तम गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है, सही बात है, बिल्कुल सही है। कथन 2 देखिए क्या है, ये मुख्यतः शिवालिक के गिरपादीय क्षेत्रों में पाई जाती है, नहीं, ये लघु हिमालय के गिरपादीय क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसका मतलब कथन 2 गलत हुआ, कथन 1 सही। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कथन 1 सही और कथन 2 गलत, यानी ए।
अब आगे बढ़ जाए। झेलम घाटी किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको दिखाया बिटुमिनस नहीं, पीट नहीं, यस एंथ्रेसाइट प्रकार का ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है और इसकी प्राप्ति बालाकोट कालाकोट नामक स्थान जो कि झेलम चेनाब घाटी में प्राप्त होता है वहाँ से उत्पादित किया जाता है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? सी। आगे बढ़ें। हिमालय तंत्र की महान हिमालय श्रेणी में स्थित सर्वोच्च चोटियों के ऊंचाई का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ऊंची है एवरेस्ट, उसके बाद कंचनजंगा, फिर उसके बाद मकालू और फिर उसके बाद धौलागिरी। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हुआ? सी। बहुत अच्छा सवाल है। अगला देखिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य अवस्थित है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हुआ? सी। देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन है? नहीं, आज की स्लाइड में इतने ही सवाल थे। आज की स्लाइड से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? आपने सीखा ग्रेट हिमालय और क्या सीखा? लघु हिमालय। क्या सीखा? लघु हिमालय। इन दोनों की विशेषताओं की चर्चा की। अगली क्लास में मैं आपको शिवालिक और पूर्वांचल की श्रेणियों की चर्चा के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।